दृश्य दो पुरुषों से शुरू होता है। एक लंबा खड़ा है और दूसरा उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। खड़ा आदमी खून से सनी तलवार को अपने पीछे घसीट रहा है, जिसकी नोक एक नीरस खड़खड़ाहट के साथ जमीन से टकरा रही है। वो कहता है कि ये विडंबना है, एक महान नायक होने के बावजूद उसका अंत इस तरह हुआ। काश वो घर पर सुरक्षित और आराम से रहा होता तो ये सब नहीं होता। घुटनों के बल बैठा आदमी हेडन रीच है, जिसे पूरे महाद्वीप में पतित तारा, फॉलन स्टार के रूप में जाना जाता है। तलवार पकड़े हुए आदमी का नाम जूलियन है। जैसे ही हेडन अपनी नजर उठाता है, वो जूलियन से पूछता है कि वो उसे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है। जूलियन ठंडेपन से जवाब देता है कि हेडन को उसके साथ तब बेहतर व्यवहार करना चाहिए था जब वो एक नायक के रूप में वफादारी से उसका साथ दे रहा था। हेडन पूछता है कि क्या जूलियन सचमुच अपने ही मालिक को मारना चाहता है। जूलियन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है और फिर हंसने लगता है। वो घोषणा करता है कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वो अपनी तलवार उठाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे ले आता है। हेडन का सिर एक ही साफ वार से धड़ से अलग हो जाता है। सब कुछ अंधेरे में फीका पड़ जाता है। एक चीख चुप्पी को चीर देती है। कोई अविश्वास में चिल्ला रहा है। एक आदमी अपने सिर को पकड़े हुए है, उसकी आंखें सदमे में खुली हैं। वो अपने मॉनिटर को पकड़कर हिलाता है, चिल्लाता है कि यह सच नहीं हो सकता। वो मानने से इनकार करता है कि हेडन अभी अभी इतनी व्यर्थ तरीके से मर गया। चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थीं। हमें पता चलता है कि यह आदमी ली साहू है। वो गुस्से में है क्योंकि हेडन रीच कोई मामूली नायक नहीं था। वो उत्तरी अग्रिम पंक्ति का नायक था। वो जो सबसे बुरे समय में अडिग खड़ा रहा, एक रणनीतिक प्रतिभा और एक महान किंवदंती। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एस्टेरिस्क किल द डेमन किंग स्टार्टिंग नाउ का मुख्य किरदार था। साहू का पसंदीदा खेल। मुख्य किरदार इतनी अचानक और जूलियन के हाथों कैसे मर सकता था, एक देशद्रोही जिसने अपने ही मालिक के साथ धोखा किया। साहू चिल्लाता है कि खेल के डेवलपर ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने एक सीक्वल अगले भाग का वादा किया था और अब वे उसके पसंदीदा को इस तरह मारकर चले गए हैं। वो शिकायत करता है कि उसने इस खेल पर अनगिनत समय और पैसा खर्च किया है। यह पता चलता है कि वो रैंक 1 पर है, जिसके नाम पर 100,000 घंटे लॉग हैं, संभवतः खेल के अंदर न कि वास्तविक समय में। वो जोर जोर से बड़बड़ाता है, पूछता है कि किसी ने उसे घास, वास्तविक दुनिया के अस्तित्व के बारे में चेतावनी क्यों नहीं दी। मजाक उड़ाता है कि वो इस आभासी दुनिया में कितना डूबा हुआ है। अन्य प्रशंसक ऑनलाइन टिप्पणी करते हैं, ये अटकल लगाते हुए कि जूलियन नया मुख्य किरदार हो सकता है, लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते कि क्यों, खासकर उसकी दिखावट को देखते हुए। वे उसे स्लिट आइज, साइल्ड आइज, तिरछी आंखों वाला कहते हैं। ये एक नस्लीय गाली के रूप में नहीं लगता है, बल्कि उसकी चालाक अभिव्यक्ति पर एक ताने की तरह है। साहू इसे नहीं मानता। वो जोर देता है कि जूलियन एक पीठ में छुरा घोंपने वाला देशद्रोही के अलावा और कुछ नहीं है। वो घोषणा करता है कि वो अपना प्री ऑर्डर रद्द कर देगा। बटन पर होवर करते हुए वो एक पल के लिए झिझकता है, फिर वो क्लिक करता है, प्री ऑर्डर रद्द। वो बड़बड़ाता है कि उसने किल द डेमन किंग स्टार्टिंग नाउ के साथ कुछ अच्छे पल बिताए थे, लेकिन अब वो इससे पूरी तरह से ऊब चुका है। बिस्तर पर लेटते हुए वो बुदबुदाता है कि पूरी चीज एक लूट थी, एक बर्बादी। लेकिन कोई अन्य खेल उसके ग्राफिक्स और विशाल दुनिया से मेल नहीं खाता था। इसने उसे संभालने में मदद की थी, खासकर जब उसने अपनी पहली नौकरी शुरू की, जिसने उसे निराश कर दिया था। वो एक आह भरकर बैठ जाता है। वो कहता है कि खेल उसका पलायन था। फिर वो अपने गमले में लगे पौधे को उठाता है, उसे धीरे से सहलाता है। वो खुद से कहता है कि यही सब उसके पास बचा है। इसकी देखभाल करने से वो हमेशा थोड़ा खुश हो जाता है। वो स्वीकार करता है कि अब वो समझता है कि बूढ़े लोग ऑर्किड क्यों उगाते हैं, और वो आशा करता है कि ये अच्छे से बढ़ेगा। जैसे ही वो इसे पानी देता है, एक अचानक सूचना, नोटिफिकेशन सामने आती है। वो झपकता है, उलझन में है और सोचता है कि ये क्या हो सकता है। ये खेल डेवलपर की ओर से एक संदेश है। वे पुष्टि करते हैं कि वो वही है जो पिछले 5 वर्षों से उनका खेल खेल रहा है। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक स्वचालित उत्तर, ऑटोमेटेड रिप्लाई है। वो फिर भी जवाब देता है। अगला संदेश जल्दी आता है। वे पूछते हैं कि क्या उसने कहानी के अंत से संतुष्ट न होने के कारण अपना प्री ऑर्डर रद्द कर दिया है। वो हक्का बक्का रह जाता है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे लगभग ऐसा लगता है जैसे वे उसे रिफंड, पैसे वापस देने की योजना नहीं बना रहे हैं। एक और सूचना दिखाई देती है। ये उसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहती है। बहुत अधिक सोचे बिना वो क्लिक करता है। उसके स्क्रीन से रोशनी का एक विस्फोट होता है। उसके चश्मे उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ उसे मॉनिटर की ओर खींचना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि उसे इसे बंद करने की जरूरत है। अब वो पावर बटन को जोर से दबाता है और दबाए रखता है। कुछ नहीं होता। बल उसे खींचता रहता है जब तक कि मॉनिटर अपने आप बंद नहीं हो जाता। वो ये समझने की कोशिश करते हुए चीखता है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो गिर रहा है, लेकिन कहाँ। उसके चारों ओर सब कुछ घोर अंधकार है, जब तक कि दूरी में एक बंजर भूमि साकार नहीं हो जाती। वो सीधे उसमें टकरा जाता है। कराहाते हुए वो खुद को ऊपर धकेलता है और चारों ओर देखता है, जोर से पूछता है कि वो कहाँ आ गया है। फिर उसे समझ आता है,
ये युद्ध का मैदान है, वही जगह जहां हेडन और जूलियन आखिरी बार भिड़े थे। अचानक एक विशाल बिच्छू उस पर आक्रमण करता है। एक पंजा मारने के लिए उठा हुआ है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। ये खेल के बिच्छू राक्षसों में से एक है। क्यू दबाने पर उसकी आंखों के सामने एक स्टेट विंडो स्थिति पटल खुल जाती है। ये कहता है कि वो उल्लेखनीय प्रवृत्ति रिमार्केबल इंस्टिंक्ट्स वाला एक असाधारण तलवारबाज एक्सेप्शनल स्वॉर्ड्समैन है। वह उसे घूरता है, स्तब्ध। फिर वो मुड़ता है और भागता है, चिल्लाता है, कहता है कि फिलहाल वो बस यही कर सकता है, दौड़ना। बिच्छू बिना रुके हमला करता है, उसे दौड़ते रहने के लिए मजबूर करता है। उसके पंजे भयानक आसानी से जमीन को चीर देते हैं और उसे एक ठंडक के साथ एहसास होता है कि अगर उनमें से एक भी वार लग गया तो वो खत्म हो जाएगा। ये तेजी से दूरी कम करता है और वो घबराकर चीखता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है, आश्वस्त है कि वो मरने वाला है। लेकिन वार कभी नहीं होता। न दर्द न खून, बस एक धीमी धप की आवाज। वो भ्रमित होकर झपकता है, जोर से सोचता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। बिच्छू एक और हमले के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वार के नीचे झुक जाता है और अपने जबड़े को भींच लेता है। अगर यहां दर्द वास्तविक नहीं है तो वो सोचता है कि क्यों न वापस मुकाबला किया जाए। इसलिए वो एक अपरकट सीधे जीव के जबड़े पर मारता है। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वार सचमुच काम कर गया। वो हैरान है, न केवल वार से बल्कि इस बात से भी कि उसका शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है, कितना तेज प्रतिक्रिया दे रहा है। वास्तविक जीवन जैसा बिल्कुल नहीं। फिर उसे समझ आता है। एक संदेश जो उसने पहले नहीं देखा था उसके दिमाग में कौंध जाता है। डेवलपर ने उसे कहानी खुद बदलने के लिए कहा था। इसे वे चरित्र पर कब्जा, कैरेक्टर रिपोजेशन कहते थे। जैसे ही बिच्छू चीखता है और फिर से उसकी ओर कूदता है, वो भागने के लिए अपनी पीठ मोड़ लेता है। अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा है। उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट होती जा रही है, वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहा है, वो उसके अंदर है। वो नीचे देखता है, सहज रूप से अपनी कमर पर रखे हथियार की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां एक परिचित मूठ हिल्ट पर लिपटी हैं और वो अपने पैरों को फैलाता है, खुद को जमीन पर टिकाता है। वो बड़बड़ाता है कि वो भाग्यशाली है। उसने किसी और का नहीं बल्कि हेडन रीच का शरीर ले लिया है, वही पात्र जिस पर महारत हासिल करने में उसने हजारों घंटे खर्च किए थे। जैसे ही वो तलवार घुमाता है, एक शक्तिशाली आभा हथियार से निकलती है, हवा को रोशनी की किरण की तरह काटती हुई। ये बिच्छू से टकराती है, उसे लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है और नीचे की जमीन को नष्ट कर देती है। राक्षस धरती पर गिरने से पहले ही मर चुका होता है। वो विनाश को घूरता है और कहता है कि ये पागलपन है, लेकिन उम्मीद थी, ये हेडन की शक्ति थी। अपने हाथों की ओर देखते हुए वो बड़बड़ाता है कि शायद इस ताकत के साथ वो अंत को फिर से लिख सकता है। शायद वो हेडन को जूलियन के हाथों मरने से रोक सकता है। शायद वो उस चीज को ठीक कर सकता है जिससे उसे नफरत थी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। उसने एक नया कौशल क्रेसेंट स्लैश अर्जित किया है। इसे एक सामान्य चाल के रूप में लेबल किया गया है जो उसके तलवारबाजी की नींव का हिस्सा है। लेकिन वह भौहें सिकोड़ लेता है। यह हेडन के मूवसेट का हिस्सा नहीं है। कुछ गड़बड़ है। एक संदेह मन में पैदा होता है। वो अपनी हुडी उतारता है और तलवार पर अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश करता है। जो चेहरा उसे वापस घूरता है वो हेडन का नहीं है। चांदी के बाल, एक कोरा भावहीन चेहरा, संकरी तिरछी आंखें। स्टेटस विंडो इसकी पुष्टि करती है। वो हेडन नहीं है, वो है जूलियन क्रूपर्ट प्लोन। वह अविश्वास में चीखता है, इस मोड़ को स्वीकार करने में असमर्थ है। उसे नायक होना चाहिए था, देशद्रोही नहीं। विंडो जूलियन के लक्षणों को रेखांकित करती है। दानव राजा का पात्र, असाधारण तलवारबाज, निर्मल मन नियंत्रण, अविश्वसनीय प्रवृत्ति। ये सब फिट बैठता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगता। दृश्य एक आलीशान जागीर लैविश एस्टेट में बदल जाता है। जूलियन, क्योंकि अब वो यही है, एक दर्पण के सामने खड़ा है, अभी भी इस दुस्वप्न को प्रोसेस कर रहा है। कब्जा शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है और उसने चाहे जो भी कोशिश की, वो वास्तविकता में वापस नहीं भाग सका। वो थककर आह भरता है। जूलियन के लक्षणों में से एक उसे हर भाषा में औपचारिक विनम्रता के साथ बोलने के लिए मजबूर करता है। इसलिए भले ही वो आकस्मिक या व्यंग्यात्मक रूप से कुछ सोचे, वो सभ्य और सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलता है। ये अजीब है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि इसके फायदे हैं। वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि जूलियन बुरा नहीं दिखता है। अब वो समझता है कि ये पात्र इतना लोकप्रिय क्यों था। उसके अनुपात में कुछ खास है। वो बुदबुदाता है कि उसका सिर छोटा है, जिस पर कोरियाई लोग जुनूनी होते हैं जाहिर तौर पर। परिप्रेक्ष्य फिर से बदलता है। एक आदमी घबराकर कांप रहा है। एक भव्य दरवाजे के बाहर झिझकते हुए उसकी टांग उछल रही है। वो फुसफुसाता है कि वो अंदर नहीं जाना चाहता। जूलियन से मिलना कब्र में कदम रखने जैसा लगता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है, दरवाजा खोलता है और जूलियन को पुकारता है।
बदलता है। एक आदमी घबराकर कांप रहा है। एक भव्य दरवाजे के बाहर झिझकते हुए उसकी टांग उछल रही है। वो फुसफुसाता है कि वो अंदर नहीं जाना चाहता। जूलियन से मिलना कब्र में कदम रखने जैसा लगता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है, दरवाज़ा खोलता है और जूलियन को पुकारता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम सर हॉर्न है। जूलियन उसे तुरंत पहचान लेता है, ये देखते हुए कि हॉर्न एक सीधा रक्त संबंधी, डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव है। हॉर्न पूछता है कि क्या उसका शरीर ठीक है। जूलियन जवाब देता है कि हाँ, हॉर्न की मदद के कारण वो ठीक रहा है। हॉर्न राहत की सांस लेता है और स्वीकार करता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जूलियन बेहोश हो गया था। वो कबूल करता है कि शायद वो बहुत चिंतित था और एक अजीब हंसी हंसता है। उनके बीच तनाव घना है, दोनों निश्चित नहीं है कि दूसरा वास्तव में क्या सोच रहा है। जूलियन देखता है कि उसे मिलने के लिए किसी नौकर या मामूली रईस की उम्मीद थी, हॉर्न की खुद की नहीं। वो चुपचाप सोचता है कि आदमी वास्तव में किस चीज के पीछे है। हॉर्न जूलियन के व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करता है। स्थिति के बावजूद उसे इतना शांत देखकर हॉर्न उसे परखने पर विचार करता है। वो एक अफवाह का उल्लेख करता है जो उसने सुनी है। जूलियन पूछता है कि किस तरह की। हॉर्न कहता है कि ऐसी बात है कि जूलियन की याददाश्त चली गई है। ये बयान जूलियन को आश्चर्यचकित कर देता है। उसने इसे पहले नहीं सुना था, लेकिन अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो फुसफुसाहटें और घूरना समझ में आता है। लोग हाल ही में संदिग्ध लग रहे थे। हॉर्न उसकी प्रतिक्रिया को बारीकी से देखता है। जूलियन हॉर्न का नाम एक गहरे, जानबूझकर लहजे में लेकर जवाब देता है जो आदमी की रीढ़ में झुरझुरी भेजता है। फिर वो पूछता है कि क्या हॉर्न भी अफवाह पर विश्वास करता है। हॉर्न घबरा जाता है, उसका दिल उसके सीने में धड़कता है और वो कसम खाता है कि वो नहीं करता। आंतरिक रूप से उसे एहसास होता है कि उसकी छोटी सी योजना बहुत आगे निकल गई होगी, लेकिन बाहरी रूप से वो जूलियन की तीव्रता को इस बात के सबूत के रूप में गलत पढ़ता है कि आदमी जानता है कि वो यहाँ क्यों है, कि वो कुलीन बुजुर्गों के संग नोबल एल्डर्स एसोसिएशन के आदेशों के तहत काम कर रहा है। उसके पास अभिनय छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो अपना गला साफ करता है, जूलियन को सलाह देता है कि नौकरानियों के बीच तैर रही अफवाहों को गंभीरता से न लें। फिर वो अपनी यात्रा का असली कारण बताता है। हालांकि जूलियन अभी भी अपनी चोटों से ठीक हो रहा है, एल्डर्स एसोसिएशन ने उसे एक संदेश देने के लिए भेजा है। हमें पता चलता है कि एल्डर्स एसोसिएशन कुलीन परिवारों द्वारा गठित एक शक्तिशाली समूह है। उनके लिए वंशावली ब्लडलाइन ही सब कुछ है और वे सहायक शाखा कोलैटरल ब्रांच के किसी भी सदस्य को बहुत ऊंचा उठने की कोशिश करते हुए बर्दाश्त नहीं करते। जूलियन की तरह एक छोटी रेखा से होने के बावजूद जूलियन की असाधारण तलवारबाजी और जादुई प्रतिभा ने उसे एक खतरा बना दिया है। इतना कि संघ उसे ऊपर चढ़ने देने के बजाय उसे खत्म करना पसंद करेगा। और अब इस संदेश के साथ ये स्पष्ट है, जूलियन को सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। जूलियन पूछता है कि संदेश क्या है और हॉर्न झिझकता है, स्पष्ट रूप से इसे कहने से कतराता है। आखिरकार वो बताता है कि जूलियन को प्रशिक्षक के रूप में शटाइज प्रवेश परीक्षा, शटाइज एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेने के लिए चुना गया है। जूलियन इस पर रुक जाता है। वह आंतरिक रूप से समझाता है कि शटाइज कोई सामान्य समूह नहीं है। वे महल के लिए गुप्त मिशन चलाने वाली एक गुप्त अभिजात वर्ग, सीक्रेटिव एलीट यूनिट है। सार्वजनिक रूप से वे शाही रक्षक रॉयल गार्ड के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन उनके असली कर्तव्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण और छिपे हुए हैं। केवल सबसे सक्षम योद्धाओं को ही अंदर जाने की अनुमति है और जूलियन पहले से ही एक सदस्य है। ये तथ्य ही इस अनुरोध को अजीब बनाता है। वही लोग जो उससे नफरत करते हैं अब चाहते हैं कि वो इस परीक्षा में उनका प्रतिनिधित्व करे। यही बात खतरे की घंटी बजाती है और वो सवाल करने लगता है कि क्या उसे इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेना भी चाहिए। हॉर्न जबरदस्ती मुस्कुराता है, चुपचाप स्वीकार करता है कि सामान्य परिस्थितियों में जूलियन एल्डर्स एसोसिएशन की चालों को समझ जाता और बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देता। अब हॉर्न एक कायम तर्क सोचने के लिए हाथापाई करता है, लेकिन उसके पूरी तरह से अविश्वास के लिए जूलियन बस इतना कहता है कि वो अनुरोध स्वीकार करेगा और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा। ये शब्द हॉर्न को इतनी जोर से लगे कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो वास्तविकता से बाहर निकलने वाला है। विरोध करने की कोशिश करते हुए हॉर्न उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी घायल है, लेकिन जूलियन अपनी पट्टियां खोलता है और कहता है कि संयोग से घाव पहले ही भर चुका है। हॉर्न के मन में घबराहट छा जाती है। उसे एहसास होता है कि जूलियन जाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और उसे वापस खींचने में बहुत देर हो चुकी है। वो खुद से बड़बड़ाता है कि उसने सांड को सींगों से पकड़ लिया है। वो मानता है कि जूलियन को शायद इसका राजनीतिक भार पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा और वो शायद इस अवसर का उपयोग कुछ पक्ष जीतने या कम से कम खेलने के लिए करना चाहता है। जैसे ही हॉर्न जाने की तैयारी करता है, खुद और जो भी जूलियन योजना बना रहा है उसके बीच अधिकतम दूरी बनाने की उम्मीद में जूलियन अचानक उसे रुकने के लिए कहता है। ये हॉर्न को चकरा देता है। वो सोचता है कि क्या जूलियन उसे किसी तरह फंसाने का इरादा रखता है, शायद उसे भागने से रोके। जूलियन पास आता है, अपना हाथ बाहर निकालता है। उसमें एक पौधा है,
वो कहता है कि वो बस हॉर्न को ये देना चाहता था, दावा करता है कि ये उसके मन को शांत करने में मदद करेगा। हानि रहित लगने वाले इशारे के बावजूद जूलियन का ठंडा, अपठनीय चेहरा इसे कहीं अधिक भयानक जैसा महसूस कराता है। हॉर्न पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा है, कमरे से बाहर निकलता है। उसके पैर इतने बुरी तरह से कांप रहे हैं कि वो जितनी दूर हो सकता है जाते ही घुटनों के बल गिर जाता है। पसीना बहाते हुए हाँफता है। वो खुद से बड़बड़ाता है कि वो जूलियन के सबसे कुख्यात उपनामों में से एक, मुस्कुराता हुआ जल्लाद, द स्माइलिंग एग्जीक्यूशनर को पूरी तरह से भूल गया था। अब पहले से कहीं ज्यादा वो समझता है कि लोग उसे ऐसा क्यों कहते हैं। कमरे में वापस जूलियन आह भरता है, कहता है कि वो उनमें से एक से निपट चुका है। उसका कमरा ऑर्किड से भरा हुआ है, जाहिरा तौर पर क्योंकि उसने एक बार नींद में जिक्र किया था कि उसे वे पसंद हैं। अब वो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। वो अस्पष्ट रूप से कहता है कि कोई शायद उसका इंतजार कर रहा है, हालांकि वो ये स्पष्ट नहीं करता कि कौन। फिर वो अपनी तलवार पकड़ता है, कहता है कि अगर वो जा रहा है तो वो बिना हथियार के जाने जितना बेवकूफ़ नहीं है, और अगर वो बाहर जा रहा है तो उसे कम से कम ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। वो अलमारी खोलता है, कपड़ों पर भौहें सिकोड़ता है। वो शिकायत करता है कि जूलियन का फैशन सेंस हास्यास्पद है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि अगर वो इस भूमिका को पूरी तरह से निभाने और ध्यान आकर्षित न करने वाला है तो उसे उसी तरह कपड़े पहनने होंगे। वो बाहर निकलता है, हॉर्न को बताता है कि वो जाने के लिए तैयार है और कहता है कि वो साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। वो ये भी पूछता है कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। वायल अकादमी। दृश्य एक रथ में बदल जाता है जो एक जंगल से यात्रा कर रहा है। हॉर्न जूलियन के सामने बैठा है, जो उसने पहले कहा था। उसे दोहराता है कि 27 प्रवेश परीक्षा वायल अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में आयोजित की जाएगी। जूलियन नाम पे विचार करता है। खेल में वायल अकादमी कोई खास महत्वपूर्ण जगह नहीं रही थी, लेकिन उसे धुंधला सा याद है। वो जोर से टिप्पणी करता है कि वो उत्सुक है कि ये किस तरह की जगह है। ये हॉर्न को अचंभित कर देता है। उसे उम्मीद थी कि जूलियन अकादमी को अच्छी तरह से जानता होगा। आखिरकार उसने वहां से स्नातक किया था। जूलियन जल्दी से संभाल लेता है, कहता है कि उसे वहां गए हुए बहुत समय हो गया है और चीजें शायद बदल गई हैं। हॉर्न सिर हिलाता है, बहाना स्वीकार करता है। फिर वो जोड़ता है कि अकादमी फिर से देखने के लिए एक असुविधाजनक जगह हो सकती है, खासकर अगर ऐसे लोग हों जिन्हें उस समय का जूलियन अभी भी याद हो। वो आशा व्यक्त करता है कि वे लोग बहुत पहले जा चुके होंगे। जैसे ही रथ रुकता है, ड्राइवर वायल अकादमी में उनके आगमन की घोषणा करता है। जूलियन बाहर निकलता है और टिप्पणी करता है कि ये जगह विशाल है। वो कहता है कि उसने इसे केवल खेल के अंदर से ही देखा है। हॉर्न स्पष्ट रूप से हिल गया, जूलियन से दोहराने के लिए कहता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। जूलियन हल्की हंसी हंसता है और इसे टाल देता है, दावा करता है कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हॉर्न का चेहरा पीला है। वह भयभीत है। आंतरिक रूप से जूलियन बिल्कुल शांत नहीं है। वो खुद से स्वीकार करता है कि खेल के ग्राफिक्स कितने भी उन्नत क्यों न हों, वास्तविकता उन्हें पीछे छोड़ देती है। बनावट, हवा का वजन, जिस तरह से लोग प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब तेज, अधिक आंतरिक है। इस बीच हॉर्न को विश्वास है कि जूलियन कुछ साजिश रच रहा है। वो सोचता है कि जूलियन इतना अपठनीय और खौफनाक व्यवहार क्यों कर रहा है और उसके दिमाग में क्या योजना चल रही होगी। जूलियन बता सकता है कि वह उसे डरा रहा है। वो कहता है कि उसे वास्तव में इसके लिए बुरा लगता है। फिर वो हॉर्न को फिर से पुकारता है, जिससे वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। जूलियन कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जा सकता है। वो सुरक्षा के लिए आभारी है, लेकिन हॉर्न जवाब देता है कि चूंकि वो पहले से ही यहाँ है, वो देखना चाहता है कि परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है। जूलियन इस पर भौहें उठाता है। वो कहता है कि उसने सोचा था कि हॉर्न भागने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए ये अजीब है कि वो अचानक रुकना चाहता है। फिर कुछ उसका ध्यान खींचता है। हॉर्न के ऊपर एक अजीब काला धुंध मंडरा रहा है, एक अशुभ ऊर्जा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये मन माना जैसा महसूस नहीं होता, या कम से कम किसी भी प्रकार का नहीं जिससे वो परिचित है। ये भावना जैसा लगता है, शायद डर ही। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और एक निष्क्रिय लक्षण, पैसिव ट्रेट, सूचीबद्ध देखता है। अपने प्रति निर्देशित नकारात्मक भावनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। यह लक्षण उसे आभा के रंग के आधार पर उन भावनाओं को पढ़ने की अनुमति देता है। वह पुष्टि करता है, हॉर्न के चारों ओर की आभा डर से घनी है। जूलियन इस पर विचार करता है। ये समझ में आता है, खेल में जूलियन हमेशा लोगों की भावनाओं को पढ़ने में अस्वाभाविक रूप से अच्छा था। वो अपनी तलवार खींचे बिना विरोधियों को लकवाग्रस्त करने के लिए डर में फेरबदल कर सकता था। उसने गुस्सा भड़काया ताकि दुश्मन नियंत्रण खो दें और महत्वपूर्ण गलतियां करें। वो प्रतिभा, वो अब पहचानता है, इसी लक्षण में निहित थी। वो इस पर गहन विचार करता है। अगर हॉर्न डरा हुआ है लेकिन फिर भी रुकने का चुनाव कर रहा है, तो एल्डर्स एसोसिएशन ने उसे निरीक्षण के लिए यहां भेजा होगा। वे शायद संदेह करते हैं कि कुछ गड़बड़ है और उस पर नजर रखना चाहते हैं। वो जानता है कि वे जूलियन को खतरा मानते हैं। बहुत अधिक प्रतिभा और पर्याप्त वफादारी के बिना एक टिकिंग टाइम बम।
उसकी अचानक वृद्धि याददाश्त खोने की अफवाहों के साथ मिलकर इसे खत्म करने का सही समय बना देगी। जूलियन ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे जीवित रहना है। उसे वास्तविक दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। अचानक कोई उससे टकराता है और तुरंत घबराकर माफी मांगने लगता है। जैसे ही वो व्यक्ति ऊपर देखता है और जूलियन की आंखों से मिलता है, जो अभी भी स्वाभाविक रूप से मेनेसिंग भयंकर रूप लिए हुए हैं, वो एक चीख निकालता है और डर से पीछे गिर जाता है। जूलियन आंतरिक रूप से उनके आसपास की प्रतिक्रिया को कोसता है। एक भीड़ जमा होने लगती है, फुसफुसाहट करती हुई। जैसे ही छात्र उसे पहचानते हैं, उनके बीच कानों में फुसफुसाहट फैल जाती है। वे कहते हैं कि वो शाही परिवार का पागल कुत्ता है और जिस बेचारे मूर्ख ने उससे टक्कर ली है वो मरने के समान है। हॉर्न स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, जूलियन से शांत होने का आग्रह करता है, कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है। जूलियन हिला भी नहीं है, लेकिन डर पहले ही नुकसान कर रहा है। फिर भी वो समझता है, वो भी जूलियन से नफरत करता था, खासकर जो उसने हेडन के साथ किया था उसके बाद। और उन्हीं की तरह वो उनकी भावनाओं को महसूस कर सकता है, डर की एक मोटी परत और उसके नीचे गुस्से की एक धड़कती गर्मी। वो अंदर ही अंदर आह भरता है, जूलियन थोड़ा कम भयानक क्यों नहीं हो सकता था? इस तरह का ध्यान अच्छा नहीं है। अगर वो बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है तो ये उसका भंडाफोड़ कर सकता है, या इससे भी बुरा, उसे निशाना बनाया जा सकता है। उसे किसी तरह माहौल को बदलने की जरूरत है। तभी एक महिला की आवाज तनाव को चीर देती है। वो उसे अभिवादन करती है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे वो खतरनाक रूप से करीब खड़ी मिलती है। उसकी उपस्थिति शांत लेकिन प्रभावशाली है और उसका चेहरा परिचित है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। उसका नाम आइलीन डेनिशन है, जो खेल के मुख्य पात्रों में से एक है। वो एक शानदार जादूगरनी है, वायल अकादमी में एक प्रशिक्षक और एड्रिथन साम्राज्य के जादूगर टॉवर से संबद्ध है। वो धातु तत्व को नियंत्रित करती है और 24 साल की उम्र तक 5वीं श्रेणी की महारत हासिल कर चुकी है। खेल के अकादमी आर्क में उसने हेडन का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे अंतर्दृष्टि और सलाह दी थी, जो जूलियन के साथ उसकी अचानक दोस्ती को और भी भ्रामक बनाती है। जूलियन अपनी गर्दन के पीछे रगड़ता है। वो साथ खेलने का फैसला करता है और खुद से कहता है कि शायद वो इस अवसर का उपयोग तनाव को कम करने के लिए कर सकता है। लेकिन तभी उसके बारे में कुछ उसे परेशान करता है। उसकी आभा वो डर नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, वो नाराजगी, रिजेंटमेंट है, और ये उसे रुकने पर मजबूर करता है। वो सोचता है कि जूलियन ने उसके जैसा शक्तिशाली, सम्मानित और आसानी से न भड़कने वाला किसी के साथ क्या किया होगा। ये उसे किनारे पर रखता है। वो जानता है कि अगर वो चाहती तो उसे राख में बदल सकती थी। उसे सावधानी से कदम बढ़ाना होगा, चीजों को बदतर नहीं बनाना होगा। इसलिए पीछे हटने के बजाय वो भूमिका में लीन हो जाता है। वो ठंडक के साथ तेज आवाज में पूछता है कि उसको, जैसे हाफिंग को, उससे बात करने की अनुमति किसने दी। उसकी नाराजगी एक तूफान के बादल की तरह विकिरण करती है, मोटी और कड़वी, लेकिन वो शांत रहती है। उनके बीच की हवा तनावपूर्ण और अजीब हो जाती है। इस बीच जूलियन आंतरिक रूप से चकरा रहा है। वो खुद को कोसता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। इसने मदद तो नहीं की, सब कुछ बदतर कर दिया। वो खुद से स्वीकार करता है कि शायद वो बहुत आगे निकल गया। फिर भी जिद्दी और ठंडे खलनायक की भूमिका में बंद वो दांव लगाता है। वो अपनी तलवार तक पहुंचता है और व्यंग्यात्मक ढंग से आश्चर्य करता है कि क्या हाफिंग होने का मतलब ये भी है कि वो जो कहा जाता है उसका आधा ही सुनती है। फिर अभिनय को जारी रखते हुए वो अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कि क्या वो जानती है कि जब लोग मरते हैं तो वे किस तरह की आवाज करते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, खुद पर हंसता है। वो मानता है कि अब वो डर गई है क्योंकि उसने स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और ये धमकी आखिरकार उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन ये भ्रम उसी क्षण टूट जाता है जब वो मन की एक लहर को मुक्त करके जवाब देती है। उसका स्वर ठंडा, आधिकारिक और गुस्से से भरा है। वो कहती है कि इस सेटिंग में तलवार निकालना उसको जैसे किसी के लिए भी अस्वीकार्य है। संकाय और छात्रों पर हमला करना सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, ये अकादमी के खिलाफ हिंसा का कृत्य है और वो कसम खाती है कि वो इसे माफ नहीं करेगी। जूलियन को तुरंत एहसास होता है कि उसकी योजना टूट रही है। उसे उम्मीद थी कि वो उसे डरा देगा, वास्तविक लड़ाई नहीं भड़काएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो घोषणा करती है कि उसे खुद को तैयार करना होगा। वो आसान नहीं होगी। वो पहले बढ़ती है, सटीकता के साथ आगे बढ़ती है और अपने हाथों को आपस में तालियां बजाती है, गति के बीच में एक जादू बनाती है। जूलियन तेजी से प्रतिक्रिया करता है, अपनी तलवार ऊपर लाता है और जादू को नीचे की ओर मोड़ देता है। परिणाम स्वरूप शॉकवेव जमीन को तोड़ देता है। वो जोर से आश्चर्य करता है कि क्या वे गंभीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जवाब का इंतजार नहीं करती है। द्वंद्व के बीच में नजर हटाने की उसकी गुस्ताखी से गुस्से में वो आसपास के छात्रों को तुरंत बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। वे पहले झिझकते हैं, लेकिन उसका अधिकार जीत जाता है। वे बिखरने लगते हैं।
यहां तक कि हॉर्न भी भाग जाता है, चिल्लाता है कि जब जूलियन ने उसे मौका दिया था तब उसे भाग जाना चाहिए था। जैसे ही उसका ध्यान छात्रों की ओर जाता है, जूलियन फिर से हंसता है। वो उससे कहता है कि उसे लड़ाई के दौरान नजर नहीं हटानी चाहिए। वो आगे बढ़ता है, एक तेज वार से उसकी बाधा को तोड़ता है और उससे कहता है कि अपनी पीठ मोड़ना एक खतरनाक आदत है। उसका चेहरा निराशा और शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। वो अपनी बाहों को बाहर फेंकती है, उसके पीछे कच्ची भावना के साथ एक और जादू चलाती है। जूलियन ऊर्जा के फटने के बीच से झुकता और बुनता है, ठीक इतना पीछे हटता है कि स्थिति को फिर से सेट कर सके। वो खुद से कहता है कि वे हमले कोई मजाक नहीं थे, वो वास्तव में उसे जोर से मारने की कोशिश कर रही है। वह कुछ और भी ध्यान देता है, वह आंतरिक रूप से घबरा रही है। उसका मतलब था कि हमले घातक ना हो, लेकिन उसने जूलियन की तरह ही आसानी से उन सभी को चकमा दे दिया। ये उसे हिला देता है। उसका मन अतीत में चमकता है, एक समय जब जूलियन उसकी आंखों में कोई और था, एक आदर्श कुलीन आदर्श। उसे याद है कि उसने उसे तब देखा था, अन्य छात्रों से घिरा हुआ, हंसता हुआ और करिश्मा के साथ चमकता हुआ। लड़कियां उसकी प्रशंसा करती थीं, कुछ खुलेआम उस पर मरती थीं। यहां तक कि आइलीन भी, जो उस समय सिर्फ पहली साल की छात्र थी, उसमें बह गई थी। उसका रूप, उसका तरीका, उसका आत्मविश्वास, ये सब सहज रूप से सही लगा था। वो दालान से घूर रही थी, अपनी किताब को कसकर पकड़े हुए। जूलियन में उसने आशा का एक प्रतीक देखा, इस बात का सबूत कि उसकी जैसी सहायक वंशावलियों के लोग भी देखे जा सकते हैं, मायने रख सकते हैं। उसे वास्तव में विश्वास था कि उसके जैसा कोई सामाजिक व्यवस्था को बदल सकता है। और किसी बिंदु पर उसने उस प्रशंसा को किसी और चीज के साथ भ्रमित कर दिया। उसने एक बार उसे प्रेम पत्र दिया था, ऐसा करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे अस्वीकार कर दिया, और अब सालों बाद वो अजीब याद अभी भी उसके दिमाग में लूप हो रही एक निजी शर्मनाक रील की तरह उसे परेशान करती है। अब अपनी भावनाओं के साथ तेजी से बढ़ते हुए वो मन के एक शक्तिशाली विस्फोट को इकट्ठा करती है और उसे सीधे उसकी ओर फेंकती है। वो आखिरी सेकंड में बगल में हो जाता है। जादू उस जमीन में टूट जाता है जहां वो खड़ा था। वो दर्द से सिकुड़ता है, स्वीकार करता है कि अगर वो एक सेकंड भी धीमा होता तो बुरा होता। वो हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखता है, उसके गाल तेज लाल हैं। वो सोचता है कि क्या वो सच में इतनी गुस्से में है या इसके पीछे कुछ और है, लेकिन उसके लिए ये सीधा है। अगर वो बस एक जोरदार वार कर पाती है तो शायद वो वर्षों से दबाए हुए अपनी निराशा और अपमान को आखिरकार छोड़ पाएगी। जूलियन को एहसास होता है कि इसे अब खत्म करने का समय आ गया है। ये जितना लंबा चलेगा उतना ही अधिक ध्यान वे आकर्षित करेंगे। बिजली की तेजी से वो पल भर में उसके पीछे की दूरी को खत्म कर देता है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाए, वो अपनी तलवार की म्यान से उसके सिर के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपाता है, बस इतना बताने के लिए कि लड़ाई खत्म हो गई है। वो कहता है कि उन्हें अब मजाक करना बंद कर देना चाहिए। जब एलिन ये जानने की मांग करती है कि जूलियन क्या सोच रहा है, तब भी उसका चेहरा लाल है। वो उस पर तिरस्कार करने का आरोप लगाती है, कहती है कि वो उसे अभी मार सकता था। उसने महसूस किया था कि वो अपनी जादुई शक्ति माना को रोक रहा था। वो पूछती है कि उसने उस पर दया क्यों की, खासकर चांदनी तलवार मूनलाइट सोर्ड का इस्तेमाल किए बिना। जूलियन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो सच में जानना चाहती है। वो हंसने लगता है और एलिन का दिमाग इसे गलत तरीके से लेता है। वो और भी गहरा लाल हो जाती है, सोचती है कि शायद, बस शायद, वो आखिरकार इतने समय के बाद उसकी भावनाओं को स्वीकार कर रहा है। लेकिन फिर जूलियन फिर से बोलता है। वो कहता है कि चूंकि हिन यहां पहली बार आया है, इसलिए उसे प्रशिक्षण मैदानों का रास्ता नहीं पता है, और चूंकि बाकी सभी स्पष्ट रूप से उसका मार्गदर्शन करने से बहुत डरते हैं, इसलिए उसे ही आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। वो फिर से उसे हाफलिंग कहकर उसके भावों को लापरवाही से खारिज कर देता है। एलिन की आशाएं तुरंत टूट जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके विचार केवल भ्रम थे, और वो हैरान है कि जिस कारण से उसने हाथ रोका था वो इतना तुच्छ था। इस बीच जूलियन आगे बढ़ने लगता है, अभी भी जोर से सोच रहा है। वो कहता है कि चांदनी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये जूलियन की शक्ति और पहचान का प्रतीक है। वो खुद को समझाता है कि आमतौर पर जब तलवार में आभा ऑरा प्रवाहित की जाती है तो ये दिखाई देती है, चमकती है और जलती है, लेकिन चांदनी तलवार अलग है। ब्लेड स्वयं भयानक नीले रंग का हो जाता है, जैसे कि ये पूर्णिमा के प्रकाश में डूबा हुआ हो। ये वो हथियार है जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल उसने असंख्य बार राक्षसों को मारने के लिए किया है। लोगों ने डर, श्रद्धा और किंवदंती के कारण इसका नाम रखा। और अब जूलियन नहीं, उसके शरीर में फंसा हुआ आदमी जानता है कि वो उस शक्ति को दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि वो वास्तव में जूलियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर एलिन को संदेह होना शुरू हो गया तो चीजें जल्दी से हाथ से निकल सकती हैं। वो खुद से कहता है कि उसे सावधान रहना होगा। वो पता नहीं लगा सकती। वो अपनी अभिव्यक्ति को कठोर कर लेता है, शांत और आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करता है, लेकिन हॉरीन और एलिन को ये बस ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है।
वो पूछता है कि क्या कोई समस्या है, और वे दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं, सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है। एलिन चुपचाप उनका नेतृत्व करना फिर से शुरू कर देती है, दूरी बनाए रखती है, जब तक कि वे आखिरकार वाइल अकेडमी के प्रशिक्षण मैदान में नहीं पहुंच जाते। जूलियन अधिकार की हवा के साथ दरवाजे खोलता है, अंदर कदम रखता है। वो कमरे को अभिवादन करते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे, और देर से आने के लिए माफी मांगता है। देरी का दोष एलिन पर डालता है। उसका जबड़ा कस जाता है, लेकिन वो अपनी नाराजगी को दबा लेती है और शांत रहती है। फिर वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है और घोषणा करता है कि वो आज बंद आंखें प्रवेश परीक्षा शट आइज एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। वो जोड़ता है कि निश्चित रूप से यहां मौजूद सभी ने उसके बारे में सुना होगा। जब जूलियन बोल रहा होता है, हिंद समूह को स्कैन करता है। चेहरों के बीच उसकी आंखें तब तक झिलमिलाती हैं जब तक कि वो जिसे ढूंढ रहा है उसे पहचान नहीं लेता। वह बुदबुदाता है कि उसे पता था। टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा यहां है। टॉर्सो और क्रपर्ट परिवारों की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती है, जो इस उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाती है। बंद आंखें में शामिल होना सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है, जो सीधे शाही परिवार के अधीन एक कुलीन संगठन है। लेकिन उस प्रतिष्ठा के कारण परीक्षा क्रूर होती है। यह आवेदक और प्रशिक्षक के बीच एक सीधी लड़ाई है। अगर जूलियन दूसरे बेटे को सबके सामने हरा देता है, तो वो जानता है कि एल्डर एसोसिएशन इस पर कूद पड़ेगा, इसे अपमान के रूप में फ्रेम करेगा और इसका इस्तेमाल उसे नीचे गिराने के लिए करेगा। जूलियन कहता है कि ऐसा लगता है कि सभी यहां बंद आंखें में शामिल होने आए हैं। छात्र एक फर्म हाँ सर के साथ जवाब देते हैं। वो रुकता है, फिर हंसने लगता है। वो उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे बस सुरक्षित बच्चों की एक भीड़ दिखाई देती है। उनकी तलवारें हथियारों की तुलना में सजावट की तरह लगती हैं। वो उन्हें चेतावनी देता है कि बंद आंखें साम्राज्य में सबसे खूनी, सबसे अक्षम्य जगह है। उनके सीनियर के रूप में वो कहता है कि वो उन्हें इसका वास्तविक स्वाद देगा कि वो कैसा होता है। वो घोषणा करता है कि परीक्षा अब शुरू होगी, अपनी तलवार की म्यान को कसकर पकड़ते हुए। वो कहता है कि पास होने की एकमात्र आवश्यकता सरल है, उन्हें उसे मारना होगा। छात्रों के बीच तत्काल दहशत फैल जाती है। जूलियन तुरंत अपने ही शब्दों पर झुंझला जाता है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसके मुंह से अभी क्या निकला। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि प्रवेश परीक्षा एक शाब्दिक द्वंद्व है। हॉरन ने उसे उन पर दया न दिखाने की चेतावनी दी थी, लेकिन ये तो विनाश है। वो एलिन के हमले से केवल चकमा देकर बचा था। एक वास्तविक द्वंद्व में जांच के तहत उसकी वास्तविक कौशल की कमी उजागर हो सकती है। वो तेजी से सोचता है, अगर वो चांदनी तलवार का उपयोग नहीं करता है तो लोग मान सकते हैं कि उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, या इससे भी बुरा, वे ये मानने लगेंगे कि वो सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है। किसी भी तरह से संदेह बढ़ेगा। एलिन की निगरानी भरी आंखों का बोझ इसमें और जुड़ जाता है। अगर वो अपने चरित्र के विपरीत काम करता है तो वो फिर से हमला कर सकती है, और इस बार वो झूठ मूठ में इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। वो तय करता है कि उसका एकमात्र विकल्प है धमकाना, पूरी तरह से खलनायक बन जाना। वो चिल्लाता है, ये जानने की मांग करता है कि कोई हिल क्यों नहीं रहा है। वो घोषणा करता है कि परीक्षा तभी समाप्त होगी जब वो मर जाएगा या जब कोई आवेदक नहीं बचेगा। उसकी आवाज प्रशिक्षण मैदानों में गूंजती है। छात्र चुपचाप उसे घूरते हैं, डर से स्तंभित हो जाते हैं। फिर आखिरकार उनमें से एक कांपते हुए हाथ उठाता है और कहता है कि वो हार मानता है। एक एक करके छात्र डर से आंखें फाड़कर पीछे हटने लगते हैं। कुछ बड़बड़ाते हैं कि उन्होंने इसके लिए फॉर्म नहीं भरा था, कि वे मरने के लिए तैयार नहीं हैं, कि वे अब यहां नहीं रहना चाहते। दहशत जंगल की आग की तरह फैल जाती है। यहां तक कि टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा भी, जिसने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की थी, निराशा में अपना जबड़ा भींच लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि बाकी सब पीछे हट रहे हैं तो वो हार मान लेता है और उनका पीछा करता है। वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हिन जमा हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पर अविश्वास झलकता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई अकाट्य है। हर एक आवेदक ने हार मान ली है। जूलियन हंसने लगता है, जैसे वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अपनी दस्ताना पहने हाथ से अपना मुंह ढक लेता है। वो एक आत्मसंतुष्ट शांति के साथ एलिन और हिन के पास से इतराता हुआ गुजरता है। कहता है कि कोई आवेदक नहीं बचा है, इसलिए परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। अंदर वो ऐसे जश्न मना रहा है जैसे उसने अभी अभी अंतिम बॉस को हराया हो। वो कहता है कि उसने वास्तव में ये कर दिखाया। उसकी कठोरता रंग लाई, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। लेकिन वो अपना ध्यान एलिन की ओर मोड़ता है, उसकी प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक है। क्या डर ने आखिरकार उसके रोष को ग्रहण लगा दिया? फिर भी जब वो उस पर नजर डालता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। कोई नकारात्मक आभा, कोई डर, कोई नफरत, कुछ भी नहीं है। बस एक शांत, अपठनीय अभिव्यक्ति। वो अपनी आंखें संकरी करता है, सोचता है कि क्या उसकी क्षमता में कुछ गड़बड़ है। क्या ये संभव है कि उसका भाव समझने वाला गुण बस बंद हो जाए? क्या ये टूट गया? लेकिन तभी वो बोलती है। वो कहती है कि उसने जो कुछ अभी किया, उसने उसे अतीत की याद दिला दी।
पुराने जूलियन की, जिसने लड़ने के बजाय अपने दुश्मनों को धमकाकर अनावश्यक रक्तपात से बचाव किया था। जूलियन पूरी तरह से असमंजस में है। उसका गुण केवल नकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है, लेकिन वो अभी जो कुछ भी महसूस कर रही है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। बाद में बंद आंखें बेस पर वापस हिन उसे आवाज देता है और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सामने आ जाता है। वो कहता है कि जूलियन ने आज अच्छा काम किया। हालांकि जूलियन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो अपने दोनों हाथ हिन के कंधों पर रखता है और उसे घूरता है। तुरंत हिन के घुटने लगभग जवाब दे जाते हैं। डर उस पर टकराती लहर की तरह हावी हो जाता है। वो हकलाता है, पूछता है कि क्या गलत है। जूलियन इसे हवा में उड़ा देता है, कहता है कि ये कुछ नहीं है, कि हिन ने आज कड़ी मेहनत की। सच कहूं तो वो सिर्फ ये पुष्टि कर रहा था कि क्या उसकी क्षमता अभी भी काम करती है, और हिन की प्रतिक्रिया ने उसे उसका जवाब दे दिया। फिर एक और आवाज जोरदार और उत्साही होकर बीच में आती है। कोई प्रशंसा के साथ जूलियन का नाम चिल्लाता है, कहता है कि परीक्षा में उसका प्रदर्शन अविश्वसनीय था। जूलियन मुड़ता है और पूछता है कि आखिर वो कौन है। आदमी अपना परिचय लाज़ारेथ के रूप में देता है। वो कहता है कि जूलियन से मिलना एक सम्मान है और बताता है कि वो अकादमी में प्रशासनिक कर्तव्यों को संभालता है। फिर बिना सांस लिए वो कहता है कि जूलियन की याददाश्त खोने की अफवाहें झूठी होनी चाहिए, अन्यथा वो अपनी तलवार निकाले बिना परीक्षा को समाप्त कैसे कर सकता था। जूलियन हैरान है कि यह आदमी कितना बातूनी हो सकता है। लाज़ारेथ जारी रखता है, कहता है कि भले ही टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा आवेदकों में था, जूलियन ने फिर भी दया नहीं दिखाई। वो कहता है कि यह प्रभावशाली था और उससे पूरी तरह से अपेक्षित था। हॉरिन चौंककर और तेज आवाज में बीच में टोकता है, पूछता है कि क्या लाज़ारेथ का मतलब है कि टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया। लाज़ारेथ जल्दी से पलटवार करता है, कहता है कि उसका यह मतलब नहीं था, लेकिन नुकसान हो चुका है। हॉरिन क्रोधित होकर भौं सिकोड़ता है। वह लाज़ारेथ पर अहंकार का आरोप लगाता है, कहता है कि जो कोई अभी भी प्रशिक्षण ले रहा है उसे इतनी लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए, खासकर टॉर्सो और क्रपट परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध को देखते हुए। जूलियन हस्तक्षेप करता है, कहता है कि हिन कुछ गलत समझ रहा है, या हो सकता है कि टॉर्सो परिवार ही भ्रमित हो। वो कहता है कि बंद आंखें कुलीनों को स्वीकार भी नहीं करती हैं। शाही परिवार के सीधे अधीन एक समूह के रूप में वे केवल आम लोगों या पतित कुलीनों को ही भर्ती करते हैं। प्रतिष्ठा और वंशावली का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हॉरिन विरोध करता है, ये बताते हुए कि वो भी एक कुलीन है। जूलियन उसे ठीक करता है, उसे याद दिलाता है कि वो एक संपार्श्विक पंक्ति कोलैटरल लाइन से है। क्रपट परिवार का एक हाफलिंग, एक वैध उत्तराधिकारी नहीं। ये उसे साम्राज्य का एक वफादार शिकारी कुत्ता बनाता है, न कि एक क्राड। वास्तव में नहीं। जूलियन आगे समझाता है, अगर टॉर्सो परिवार के बेटे ने परीक्षा दी यह जानते हुए कि वह दूसरे स्क्रीनिंग को पास नहीं कर पाएगा, तो या तो परिवार उसे असफलता के माध्यम से एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था या कुछ और ही चल रहा था। हो सकता है कि यह पूरी परीक्षा शुरू से ही एक षड्यंत्र थी। हिन कांपने लगता है। वो धीमी आवाज में पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि जूलियन शुरू से ही जानता था कि उसने खुद को इस जाल में खींचे जाने दिया, भले ही वो जानता था कि क्या हो रहा है, कि वो फिर भी उन्हें अपने साथ लाया। जूलियन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शायद ये सिर्फ एक साधारण गलतफहमी थी, लेकिन जिस तरह से हिन अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है वो एक अलग कहानी कहता है। जूलियन उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि अगर ये गलतफहमी नहीं थी तो ये हिन के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कुछ देर बाद वो अपनी जागीर एस्टेट लौट आता है। नौकरानियां प्रवेश द्वार पर उसका अभिवादन करती हैं, विनम्रता से झुकती हैं और घर में उसका स्वागत करती हैं। जब वो उनके पास से गुजरता है तो उनमें से एक पूछती है कि क्या वो आज रात का खाना खाएगा। वो जवाब देता है कि नहीं, और एक कड़ी याद दिलाता है कि किसी भी हाल में किसी को भी उसके दफ्तर में प्रवेश न दिया जाए। वे हमेशा की तरह आज्ञाकारी होकर सिर हिलाती हैं। जैसे ही वो अपने दफ्तर की शांति में कदम रखता है वो अपनी तलवार को मेज पर रखता है और एक लंबी थकान भरी आह भरता है। वो बड़बड़ाता है कि हिन की पिछली प्रतिक्रिया से एल्डर एसोसिएशन ने निश्चित रूप से कुछ योजना बनाई थी। ये एक षड्यंत्र था। वो उजागर हुए बिना दिन गुजार गया, लेकिन ऐसी किस्मत हमेशा नहीं रह सकती। आखिरकार वे उसे समझ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे क्रपट परिवार से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी आंखें मेज पर पड़ी तलवार पर जाती हैं। परीक्षा के दौरान चांदनी तलवार को बुला न पाने का तथ्य अभी भी उसे परेशान कर रहा है। वो ब्लेड सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये जूलियन के भयानक प्रभुत्व का प्रतीक था। अगर वो उस शक्ति का उपयोग कर पाता तो वो ढोंग करना बंद कर सकता था और वास्तव में उसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकता था। ये विचार उसे हैंडल को कसकर पकड़ने पर मजबूर करता है। वह प्रयास करने का निर्णय लेता है। अगर चांदनी तलवार को सक्रिय करने का जरा सा भी मौका है तो उसे वो उठाना होगा। अब जब उसके पास अभी भी समय है वो ब्लेड को फिर से बाहर निकालता है और उसका अध्ययन करना शुरू कर देता है।
वो ध्यान केंद्रित करता है, कुछ भी सक्रिय होने का इंतजार करता है, लेकिन आभा लगभग तुरंत फीकी पड़ जाती है। जो कुछ बचता है वो स्टील में उसका प्रतिबिंब है। वो खुद से कहता है कि ये वैसा ही है जैसा उसने उम्मीद की थी। कोई आभा नहीं, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं। वो खुद को याद दिलाता है कि जूलियन का गुण, असाधारण तलवारबाज, एक्सेप्शनल स्वॉर्ड्समैन, उसे तलवार चलाने में उत्कृष्ट महारत देता है। स्टेट विंडो में लिखा है कि वो किसी भी प्रकार की तलवार चला सकता है, जैसे कि वो पैदाइशी तौर पर इसके साथ पैदा हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये चांदनी तलवार को जागृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साम्राज्य में कच्ची तकनीक के मामले में मूल जूलियन जितने कुशल अनगिनत योद्धा हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों प्रसिद्ध पात्र हैं जिनकी पौराणिक प्रतिष्ठा है। जो बात जूलियन को अलग करती थी वो सिर्फ उसकी तलवारबाजी नहीं थी, ये आभा और जादुई शक्ति माना पर उसकी महारत थी। जिस तरह से उसने इसका इस्तेमाल किया, जिस तरह से ये उसके वारों से होकर बहती थी, वो दूसरे स्तर पर था। इस तरह के नियंत्रण की एक कीमत होती है। जादुई शक्ति को प्रवाहित करते समय एक गलती आंतरिक अंगों को फाड़ सकती है। वो ये जानता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो जीवित रहना चाहता है और अपनी योग्यता साबित करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ना होगा। वो याद करता है कि खेल में जादुई शक्ति कैसे काम करती थी, और अगर ये दुनिया उस प्रणाली को दर्शाती है तो वो पहले से ही विधि जानता है, क्योंकि उसने अपने अंदर इसे हजारों घंटे तक किया है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, अपने दिल में जमा जादुई शक्ति को खींचकर अपनी मेरिडियन मार्गों की ओर भेजता है। वो खुद से फुसफुसाता है कि 38 ज्ञात जादुई शक्ति मेरिडियन में से 6 महत्वपूर्ण ग्रे नसें हैं। उनमें से उसके सिर में मौजूद महान नस, ग्रेट वेन, सीधे दिल से जुड़ती है और शुद्ध जादुई शक्ति के प्रवाह के स्रोत के रूप में कार्य करती है। अगर वो इसे सक्रिय कर सकता है तो बाकी सब पीछे आएगा। अचानक उसके अंदर कुछ टूट जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो आभा पहले से ही उसके अंदर धड़क रही होती है। वो इसे अपने शरीर के चारों ओर घूमता हुआ और लिपटा हुआ महसूस कर सकता है। दृढ़ संकल्प के साथ वो तलवार को कसकर पकड़ता है और आभा को अपने कोर से ब्लेड में स्थानांतरित करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिरोध अत्यधिक है। स्थानांतरण सुचारू नहीं है और तनाव के कारण ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी नसें जल रही हैं। फिर भी वो जानता है कि यह शरीर इसके सक्षम है। जूलियन इसी के लिए पैदा हुआ था। कई दर्दनाक सेकंड के बाद आखिरकार कुछ होता है। ब्लेड के साथ प्रकाश की एक झिलमिलाहट बस एक पल के लिए नाचती है। एक नौकरानी धीरे से पुकारती है, जूलियन को सूचित करती है कि उसका एक मेहमान है। वो एक पल के लिए रुकता है। ईमानदारी से आश्चर्य होता है कि क्या जूलियन असली वाला के कोई दोस्त थे, लेकिन बावजूद इसके समय एकदम सही है। जैसे ही वो देखता है कि वो कौन है, वो क्षणिक आशा तुरंत मर जाती है। ये लाजरथ है। जूलियन उसे अप्रसन्न होकर घूरता है। आंतरिक रूप से वो कहता है कि कुछ भी उपयोगी की उम्मीद करना उसकी गलती थी। ये फिर से वही टियर एक बकबक करने वाला टियर 1 यापर है। लाजारेथ खुशी से चमकता है, स्पष्ट रूप से माहौल को नहीं पढ़ रहा है और आश्चर्य व्यक्त करता है कि जूलियन को उसका नाम याद है। वो पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो कल कितना बातूनी था। जूलियन उसे एक सपाट नजर से देखता है और कहता है कि वो इतना ज्यादा बात करने वाले को भूल नहीं पाएगा, भले ही वो कोशिश करे। वो ईमानदारी से नहीं बता सकता कि लाजारेथ निडर है या बस निराशाजनक रूप से मूर्ख। वो उससे सीधे पूछता है कि वो यहां क्यों है। लाजारेथ समझाता है कि ये एक साधारण मामला है। उसे कमांडर से खुद आदेश मिला है कि अकादमी में आयोजित शटाई प्रवेश परीक्षा के परिणामों की पुष्टि की जाए। जूलियन माथे पर बल डालता है। उसने कसम खाई होगी कि लाजारेथ वहां था और उसने परिणाम को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। लाजारेथ प्रसन्नतापूर्वक स्पष्ट करता है कि फिर भी आधिकारिक प्रक्रिया के लिए परीक्षक द्वारा औपचारिक रूप से परिणाम वितरित किए जाने की आवश्यकता होती है। ये प्रोटोकॉल है। जूलियन टिप्पणी करता है कि यह व्यस्त काम जैसा लगता है, बस नौकरशाही बकवास की एक और परत। फिर भी वो अपना जवाब देता है, 0 आवेदक पास हुए। लाजारेथ सिर हिलाता है, कहता है कि वो तुरंत कमांडर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, जूलियन जम जाता है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो लाजारेथ को रुकने के लिए कहता है। वह पुष्टि करने के लिए पूछता है। लाजारेथ सीधे कमांडर के पास जा रहा है। लाजारेथ कहता है, हाँ ये सही है। जूलियन तब कहता है कि वो खुद जाएगा। लाजारेथ भ्रम में पलकें झपकाता है और पूछता है कि क्या वो गंभीर है। जूलियन जवाब देता है कि वो है और रथ में उसके साथ सवारी करने की पेशकश करता है। लाजारेथ की खुशमिजाज ऊर्जा कम हो जाती है और वो परेशानी के संकेत दिखाने लगता है। वो डरपोक होकर पूछता है कि क्या इसका कल से कुछ लेना देना है, स्पष्ट रूप से चिंतित है कि वो मुसीबत में है। जूलियन मुस्कुराता है और कहता है नहीं, वो बस विचारशील हो रहा है। आखिरकार लाजारेथ को अकेले वापस यात्रा करने में असुविधा महसूस हो सकती है। फिर वो आंतरिक रूप से बड़बड़ाता है कि शायद उसे वास्तव में एक दयालु जीवन जीना चाहिए था, लेकिन अब जब उसके पास बहाना है तो वो सीधे कमांडर के पास जाने की योजना बनाता है।
वो आदमी जूलियन को अच्छी तरह से जानता था। उसे कुछ अंतर्दृष्टि हासिल होने की आशा है, कुछ ऐसा जो केवल असली जूलियन के करीबी को ही पता होगा। और अगर वो इसे सही ढंग से खेलता है तो वो ये भी सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकता है कि क्रपट परिवार को शटाइज के मामलों में फिर कभी हस्तक्षेप करने का मौका ना मिले। दृश्य कट जाता है। शटाइज मुख्यालय में एक आदमी दस्तक दिए बिना कमांडर के दफ्तर में धड़ाम से घुसता है। स्पष्ट रूप से घबराया हुआ कमांडर अपनी भौं उठाकर शांति से पूछता है कि आपातकाल क्या है। आदमी कहता है कि कोई व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया है। कमांडर का स्वर तीखा हो जाता है, पूछता है कि कौन है। आदमी कठिन से निगलता है और जवाब देता है, ये जूलियन है, जूलियन क्रपट खुद। कमांडर धीरे धीरे अपनी कुर्सी को डेस्क से पीछे धकेलता है, स्पष्ट रूप से परेशान है। वह नाम दोहराता है, पूछता है कि क्या वो निश्चित है। इस बीच बेस के अंदर के तनाव से दूर जूलियन खुद को एक लुभावनी संरचना ऑड्रिटन इंपीरियल पैलेस को आश्चर्य से घूरता हुआ पाता है। वो मुश्किल से विश्वास कर पा रहा है कि यह वास्तविक है। अब कोई पिक्सल या पहले से बनी हुई ग्राफिक्स नहीं है, बल्कि पत्थर, सोना और ताकत है। वो खुद से फुसफुसाता है कि आखिरकार वो इसे अपनी आंखों से देख रहा है। हमें बताया जाता है कि यह कहानी रोसिंडा महाद्वीप पर होती है, एक ऐसी भूमि जिस पर 3 प्रमुख राष्ट्रों का शासन है। इन सब में ओरेडन साम्राज्य शिखर पर खड़ा है। इसने दानव राजा बारबाडोस के पतन के बाद शक्ति हासिल की। उसके कैद होने के बाद फैली अफरा तफरी में राजशाही ने टूटे हुए क्षेत्रों को एक कर दिया और उन्हें एक महाशक्ति में बदल दिया। उस उत्थान का सबसे बड़ा प्रतीक ये महल है, एक शाही गढ़ जो पूरे महाद्वीप से श्रद्धा का पात्र है। और अब जूलियन इसके सामने खड़ा है, एक खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि इसके भीतर रहने वाले किसी इंसान की तरह। शाही महल के सामने जूलियन ग्रैंड इंपीरियल पैलेस के सामने खड़ा था। उसका दिल उमड़ आया और आंखों में आंसू भर आए। उसने सालों से इस जगह को देखने का सपना देखा था, लेकिन अब वो सचमुच यहां जीते जागते मौजूद था। इस जबरदस्त भावना के बावजूद उसके चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं हुआ। उसका हाव भाव शांत और संयमित बना रहा, एकदम सही जूलियन वाला पोकर फेस। उसके पीछे लजारत बढ़ती हुई बेचैनी के साथ उसे देख रहा था। उसने जूलियन के होठों पर आती हल्की सी मुस्कान को देखा और महसूस किया कि उसका पेट मरोड़ खा रहा है। उसने खुद से सोचा कि जूलियन की मुस्कान गर्मजोशी वाली या सुकून देने वाली नहीं थी, ये भयानक थी। ये पल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। वो इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा था? जैसे ही लजारत एक कदम पीछे चला, उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। ये जूलियन जैसा नहीं है। सामान्य तौर पर वो कभी भी खुद नहीं आता था। वो हमेशा रिपोर्ट संभालने के लिए किसी सेवक को भेजता था, और अब वो यहां है, खुद जैसे एक निम्न स्तर के शागिर्द के बगल में चल रहा है, सीधे शटाइज के कमांडर को रिपोर्ट कर रहा है। जैसे ही जूलियन ने दरवाजे से प्रवेश किया, फुसफुसाहट फैल गई। लोगों ने सिर घुमाए, आवाजें धीमी लेकिन तेज थीं। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, जूलियन खुद क्यों आया था? एक आदमी दूसरे के करीब झुका और फुसफुसाया कि जूलियन को तो जरा भी चोट नहीं लग रही। तो क्या याददाश्त खोने की बात सिर्फ एक अफवाह थी? इस बीच जूलियन उसी परेशान कर देने वाली मुस्कान के साथ चलता रहा जो अभी भी उसके चेहरे पर थी। हर कदम नापा तुला। लजारत पीछे पीछे चला, उसके पैर कांप रहे थे। उसने खुद से सोचा कि ये एक अविश्वसनीय सम्मान था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये उस तरह का सम्मान भी था जो शायद उसे बेहोश कर सकता था। जैसे ही वे महल के मैदान से गुजरे, जूलियन ने जोर से कहा कि नज़ारा हमेशा की तरह खूबसूरत है। वो वाकई में दृश्यों से प्रभावित लग रहा था। लजारत अविश्वास में पलकें झपकाते हुए हिचकिचाहट के साथ सहमति में सिर हिलाया। अभी भी अनिश्चित था कि जूलियन वास्तव में किस मूड में था। फिर जूलियन ने जिक्र किया कि कमांडर को दूसरे गेट के पास होना चाहिए। उसने समझाया कि ये गेट जोना गेट पहला था, जो सभी के लिए खुला था। लजारत ने उलझन में उसे घूरा। उसने खुद से सोचा कि ये तो हर कोई जानता है, जूलियन इतनी बुनियादी बात क्यों समझा रहा है। एक भयानक विचार लजारत के मन में आया, क्या ये एक परीक्षा थी? उसकी आंखें घबराहट में चारों ओर घूम गईं। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, खुद को कह रहा था कि अगर ये सचमुच एक परीक्षा है और अगर मैं जूलियन को ठीक से रास्ता दिखाने में नाकाम रहा तो मुझे बर्खास्त किया जा सकता है, या इससे भी बुरा, मुझे अयोग्य करार दिया जा सकता है। इस संभावना ने उसे डरा दिया। उसने खुद को फिर से प्रशिक्षण में अपमानित होते हुए कल्पना की। उसने कांपते हुए हाथ को अपने सिर पर रखा, पहले से ही विफलता का बोझ महसूस कर रहा था। जूलियन अभी भी महल की तारीफ कर रहा था, टिप्पणी की कि ये खेल में दिखने से भी बड़ा लगता है। उसे इस सारी भव्यता के भीतर शटाइज का मुख्यालय कहाँ स्थित था, ये पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लजारत को अजीब हरकतें करते हुए, अपना चेहरा मरोड़ते हुए और अजीब तरह से चलते हुए देखकर जूलियन ने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसने जोर से सोचा कि क्या लजारत बीमार है। लजारत चौंक गया और जल्दी से इससे इनकार कर दिया, हकलाते हुए जोर दिया कि अच्छा स्वास्थ्य किसी भी शटाइज सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आखिरकार वे एक ऊंची सुरुचिपूर्ण इमारत के सामने पहुंचे, शटाइज का मुख्यालय।
उसकी वास्तुकला त्रुटिहीन थी, ताकत और नज़ाकत का एक संगम। जूलियन प्रवेश द्वार के सामने रुका और कहा कि वे आखिरकार पहुंच गए हैं। लजारत तुरंत आशा भरी आंखों से उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो पास हो गया है। जूलियन ने पलकें झपकाईं उलझन में और पूछा कि उसका क्या मतलब है। लजारत हिचकिचाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ये सोचते हुए कि क्या ये पूरी बात एक गुप्त परीक्षा थी। जूलियन ने भौं सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से चिढ़ गया और कहा कि ये कोई परीक्षा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसने पूछा कि वो लजारत की परीक्षा क्यों ले रहा होगा, लेकिन लजारत को जवाब की परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और वो जोर से मुस्कुराया, ये घोषणा करते हुए कि वो अब आधिकारिक तौर पर शट आइज का पूर्ण सदस्य बन गया है। जूलियन उसे देखता रहा, हैरान। उसने अपने आप में बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि लजारत हमेशा इतनी अजीब बातें क्यों कहता है। लेकिन लजारत ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय उसने सिर्फ बार बार सिर झुकाया, धन्यवाद दोहराया और फिर खुशी खुशी माफी मांगते हुए चला गया। जब लजारत दूर चला गया, यहां तक कि खुद से गाना भी गा रहा था, जूलियन उसे देखता रहा, हक्का बक्का। उसने खुद से सोचा कि लजारत कम से कम कहने के लिए अजीब है। फिर वो खुद भी किसी की मानसिक स्थिति पर राय देने की स्थिति में नहीं था। आखिरकार वो अभी भी जूलियन क्रेपट होने का नाटक कर रहा था। शटाइज मुख्यालय के सामने से एक सिपाही बाहर निकला और एक तेज सलाम के साथ जूलियन को संबोधित किया। उसने घोषणा की कि कमांडर ओडविन ने इजाजत दे दी है, जूलियन अंदर जा सकता है। जूलियन ने खुद से सोचा कि आखिरकार कमांडर ओडविन बाल्दिर से मिलने का समय आ गया है, उसका वरिष्ठ और कभी शक्तिशाली बाल्दिर परिवार का एकमात्र वारिस। शट आइज, जो सिर्फ शाही परिवार के प्रति वफादार था, को सिर्फ ओडविन के कौशल और नेतृत्व से ही एकजुट और आकार दिया गया था। कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने सिपाही का हॉल में पीछा किया, जूलियन के विचार मंथन कर रहे थे। उसने खुद से स्वीकार किया कि वो घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जब वे कमांड रूम पहुंचे, जूलियन ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपने प्रवेश की घोषणा की। अंदर से एक आवाज, शांत लेकिन आधिकारिक, ने उसे अंदर आने के लिए कहा। दरवाजा खुला और वो वहां थी। कमांडर ओडविन बाल्दिर अपनी डेस्क पर बैठी थी, एक मोटी किताब में नोट्स लिख रही थी। उसने बिना किसी हैरानी के भाव के ऊपर देखा और उसका स्वागत किया, ये कहते हुए कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। कमांडर ओडविन बाल्दिर, उसने कहा कि उसने सुना था कि वो जख्मी है और पूछा कि क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। जूलियन ने घूरकर देखा और उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ गए। ये शटाइज की महान कमांडर थी, वही ओडविन बाल्दिर जो अपनी निर्दयी रणनीति और लौह कमांड के लिए जानी जाती थी। वो एक बच्ची जैसी दिख रही थी, एक किशोर लड़की, छोटी और पतली सी, डेस्क के पीछे शांति से बैठी हुई। ये परेशान करने वाला था। उसने खुद से सोचा कि विवरण में कोई गलती नहीं हो सकती। ओडविन को छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये उससे भी छोटी है जितना उसने कल्पना की थी। और क्या वो सचमुच एक लड़की है या सिर्फ अविश्वसनीय रूप से कम उम्र की दिखती है? मानो उसके विचारों को पढ़ रही हो, क्योंकि वो ऐसा कर रही थी। कमांडर ओडविन ने उसकी ओर तेजी से इशारा किया और घोषणा की कि वो अभी अभी उसकी ऊंचाई के बारे में सोच रहा था। घबराकर जूलियन ने जोर से जल्दी से इनकार कर दिया, हालांकि उसकी आवाज में घबराहट ने उसे धोखा दे दिया। अंदर ही अंदर जूलियन के भीतर का लिसा ये देखकर दंग रह गया कि वो उसका दिमाग पढ़ सकती थी। इससे पुष्टि होती है, ये सचमुच कमांडर है। ओडविन उसके चोट के विषय पर वापस आई और उसे रिपोर्ट देने का आदेश दिया। जूलियन घबराहट में अटक गया, एक हाथ को पीठ के पीछे दूसरे हाथ से जकड़े हुए। उसके विचार फिर से घूमने लगे। वो उसे कैसे समझा सकता था? वो साधारण नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी जिसे वो धोखा दे सकता था या आकर्षित कर सकता था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे चिंता हुई कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो उसे शक हो सकता है। और उसके पीछे गार्डों ने सूक्ष्मता से अपने हाथ अपनी तलवारों पर रख दिए, कार्यवाही के लिए तैयार। यहां तक कि जूलियन, जो अपने शांत स्वभाव और जबरदस्त उपस्थिति के लिए जाना जाता था, इस कमांडर का सम्मान करता था। वह ऐसी नहीं थी जिसे कम आंका जाए। आखिरकार खुद को संभालते हुए उसने उसे धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि यह मामूली चोट नहीं थी, लेकिन उसने मजबूती से जोड़ा। शाही परिवार के प्रति उसकी वफादारी अडिग रही। ये कुछ ऐसा था जिससे कोई घाव समझौता नहीं कर सकता था। तलवार की नोक पर ओडविन ने ध्यान से उसका अध्ययन किया। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा रहे थे। वो जवाब से हैरान लग रही थी और एक पल के लिए उसका मन भटक गया। उसने अपनी छाती पर एक उंगली रखी और हल्के से थपथपाया, मानो अंदर कहीं गहराई में कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। फिर ऊर्जा के अचानक विस्फोट में उसने अपना हाथ डेस्क पर दे मारा और खड़ी हो गई। वो उसकी ओर चली, उसकी आंखें तेज थीं। उसने कहा कि कुछ अजीब है। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा इसी तरह बात करता था। फिर उसने अपनी तलवार उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और कहा कि वो बता सकती है कि कुछ ठीक नहीं है। जूलियन के विचार गंभीर हो गए। उसने खुद से कहा कि बस हो गया, अन्याय का रंग, वो क्षण जब शक किसी खतरनाक चीज में बदल जाएगा।
फिर अचानक एक चमकता हुआ पैनल तेजी से दिखाई दिया। फिर से वही वाक्यांश दिखाई दिया, अन्याय का रंग। जूलियन, या बल्कि उसके शरीर में फंसा हुआ लिसा, ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद को डांटा। उसने जोर से पूछा कि असली जूलियन अपने वरिष्ठ के साथ पहले कैसा व्यवहार करता था, और फिर अचानक प्रेरणा पर काम करते हुए उसने अपनी ओर इशारा की गई ब्लेड को पकड़ा और कमांडर के करीब झुक गया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उन्हें एक उचित खलनायक की तरह शुरू करना चाहिए। उसने सीधे ओडविन की आंखों में घूरा और मजाक करते हुए पूछा कि क्या यहां कोई समस्या है। कमांडर ने पलकें झपकाईं, फिर वो पीछे हट गई, अपनी तलवार नीचे कर ली। वह मुड़ी और अपनी डेस्क पर वापस चली गई। उसने कहा कि शटाइज के मुख्य मुख्यालय में किसी का व्यक्तिगत रूप से आना दुर्लभ है। अधिकांश प्रशिक्षक अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं और बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। उसने आगे कहा कि जूलियन अचानक जिम्मेदार हो गया था। जूलियन, बदनाम जूलियन क्रेपर्ट के शरीर में अकड़कर खड़ा था और उसके विचार अविश्वास में घूम रहे थे। उसने मन ही मन टिप्पणी की कि अगर ये सचमुच जूलियन कर रहा होता तो वो जानता होता कि शटाइज के भीतर व्यक्तिगत राय और आधिकारिक प्रोटोकॉल के बीच की रेखाओं को धुंधला करना सही नहीं है। उसने स्वीकार किया कि उसने जूलियन को उससे कहीं ज्यादा कम आंका था जितना उसे करना चाहिए था। कमांडर की डेस्क के पास जाते हुए उसने सावधानीपूर्वक आत्मविश्वास के साथ कहा कि हालांकि जूलियन एक चोट से उबर रहा था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट देने आया था। कमांडर ने एक छोटे से स्वीकृति के साथ जवाब दिया। पूछा कि क्या ऐसा है। जूलियन की आंखें बेचैनी से झिलमिला उठीं और उसने खुद से कहा कि वो वही निडर संयम लाए जो जूलियन में होगा। वो बढ़ चढ़कर उसके डेस्क की ओर बढ़ा, अपनी घबराहट को साहस से छिपाते हुए, और एक तेज धार के साथ टिप्पणी की कि क्या वो अब ये भी तय करने की योजना बना रही थी कि दरवाजे से कौन आता है। कमांडर सुर सुनकर शांत तरीके से उसका अध्ययन किया। उसने सोचा कि वापस आते ही वो विद्रोह के लक्षण दिखा रहा था। फिर उसने जिक्र किया कि उसने सुना था कि चोट के कारण उसकी हालत खराब थी। जूलियन, परेशानी को निगलते हुए, चुपचाप स्वीकार किया कि उसके शब्द सच्चे थे, लेकिन उन्हें सुनकर अभी भी तकलीफ हुई। उसने ध्यान दिया कि जो कोई भी जूलियन के चेहरे पर इतनी खुलेआम बात कर सकता था बिना झपके, वो साधारण नहीं था। ओडविन में कुछ अनोखा था। कमांडर, जो अब फिर से बैठी हुई थी, ने रिपोर्ट मांगी। जूलियन ने बिना किसी झिझक के उसे सौंप दिया। जैसे ही वो पन्नों को पलट रही थी, उसने पूछा कि क्या हालिया भर्ती परीक्षा से कोई उल्लेखनीय व्यक्ति सामने आया है। जूलियन ने बिना भावना के जवाब दिया, नहीं। उसने आह भरी, कहा कि उसे यही उम्मीद थी। आखिरकार जूलियन ने तलवार संत हेडन रीच के अधीन प्रशिक्षण लिया था। साधारण प्रतिभा का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। फिर भी उसने पूछा कि क्या एक भी उम्मीदवार था जिसे शागिर्द के रूप में विचार करने लायक समझा जा सके। जूलियन ने वही जवाब दिया, नहीं। इस बार कमांडर ने हैरानी से रिपोर्ट से ऊपर देखा। उसने अविश्वास में उसके शब्दों को दोहराया। पूछा कि क्या उसने सचमुच किसी को नहीं चुना था। जूलियन ने बनावटी मासूमियत के भाव के साथ फिर से इसकी पुष्टि की। इससे उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी आवाज एक खतरनाक रूप से गंभीर लहजे में बदल गई जब उसने पूछा, क्यों। जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी आवाज फिर से ऊंची हुई। उसने जानना चाहा, क्यों। खुद को रोक न पाई, वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी, अपना हाथ डेस्क पर दे मारा और उस पर चिल्लाई। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसका फैसला बेतुका है। उसने सवाल किया कि क्या वो पागल हो गया है। जूलियन स्थिर रहा, बाहर से अप्रभावित। अंदर उसने गंभीर रूप से ध्यान दिया कि ये वही गुस्से का विस्फोट था जिसकी उसने उम्मीद की थी। ओडविन ने अपनी नाराजगी बढ़ाते हुए जारी रखा। उसने उसे याद दिलाया कि शटाइज पहले से ही सक्षम सदस्यों की गंभीर कमी से जूझ रहा था। एक भी अच्छा रंगरूट फर्क ला सकता था। जूलियन, दिल की धड़कन तेज, खुद से स्वीकार किया कि कमांडर गुस्से में भी खतरनाक हद तक मजबूर कर देने वाली थी। जोर से उसने कहा कि वे केवल हताशा में किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इस बार के सभी आवेदक शटाइज में सेवा करने के लिए अयोग्य थे। ओडविन ने फिर से अपनी मुट्ठी पटकी, चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसने कम से कम किसी को शागिर्द के रूप में नियुक्त किया होता और पर्यवेक्षण में उनका परीक्षण किया होता तो एक मौका था कि उनमें से कोई उपयोगी साबित हो सकता था। जूलियन ने शांत भाव से जवाब दिया। उसने कहा कि यह समय की बर्बादी होती। किसी ने भी शागिर्द के मानकों को भी पूरा नहीं किया था। हालांकि अंदर ही अंदर उसने स्वीकार किया कि उसने बस उस लड़ाई से पूरी तरह से बचने की कोशिश की थी। इससे वो और भी भड़क उठी। उसने कहा कि यह सब बकवास है और उस पर चिल्लाया कि वो तुरंत बाहर निकल जाए। जूलियन शांत रहा, हल्के से हंसा और कहा कि जाने से पहले वो एक प्रस्ताव देना चाहता है। कमांडर ने अपनी आंखें संकरी की और लगभग गुर्राते हुए पूछा कि अब वो क्या बेतुकी बात उसके सामने फेंकने वाला है। जूलियन ने खुद को याद दिलाया कि जीवित रहने के लिए उसे अपनी भूमिका को यथासंभव विश्वसनीय तरीके से निभाना होगा। उसने अपने कोट में हाथ डाला, एक मुड़ा हुआ पत्र निकाला और नरमी से उसकी डेस्क पर रख दिया। ओडविन ने थकान से उस पर एक नजर डाली और पूछा कि ये क्या है।
जूलियन ने समझाया कि उसने हालिया भर्ती प्रक्रिया में खामियों पर अपने विचार व्यवस्थित करने की धृष्टता की थी और उसने उन्हें नकली द्वंद्व सत्रों के माध्यम से व्यवस्थित किया था। जैसे ही उसने पत्र उठाया, उसने पूछा कि उसे किस तरह की समस्याएं मिली हैं। जूलियन ने अपनी मुद्रा को अडिग रखते हुए कहा कि सभी उम्मीदवारों में शटाइज में शामिल होने का क्या मतलब है, इसकी उचित समझ की कमी थी। उन्होंने चौकसी या तत्परता का कोई वास्तविक बोध नहीं दिखाया। कमांडर ने उसे घूर कर देखा, उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा रहे थे। उसने एक विचार के रूप में उसके शब्दों को दोहराया, तो बात यह थी। फिर उसने चुपचाप सोचा कि यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं हो सकता, यह बहुत केंद्रित, बहुत निशाना साधा हुआ है। उसने जोर से स्वीकार किया कि यह समझ में आता है। आवेदकों को उस संगठन की प्रकृति को समझना चाहिए जिसमें वे शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि वे परीक्षण पास करने का प्रयास करें। फिर उसकी नज़र फिर से पत्र पर पड़ी। उसने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें फैल गईं। कमांडर की आंखें जूलियन द्वारा सौंपे गए पत्र पर दौड़ गईं। दस्तावेज संक्षिप्त था, लेकिन उसकी सामग्री विस्फोटक थी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। प्रक्रिया के दौरान चोट या मृत्यु होने पर शटाइज संगठन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। उसकी आवाज तेज अविश्वास के साथ ऊंची हुई। उसने चिल्लाकर कहा कि ऐसा लगता है जैसे जूलियन का इरादा इसे सिर्फ एक भर्ती परीक्षा से ज्यादा बनाने का है। उसने मांग की कि वो जानना चाहती है कि क्या उसका वास्तव में मतलब घातक इरादे से परीक्षण आयोजित करना है। क्या वो इसे सही समझ रही थी? जूलियन ने शब्दों से नहीं बल्कि हंसी से जवाब दिया, ठंडी नपी-तुली हंसी जो पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमांडर ने अपनी आंखें संकरी की, फिर पत्र की ओर वापस इशारा किया। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। कोई जवाब नहीं तो ये पुष्टि के लिए काफी था। वो इनकार नहीं कर रहा था। उसे पूरी बात अजीब लगी। जूलियन शटाइज का दूसरा कमांडर था, एक पद जो उसके ठीक नीचे था। फिर भी उसने पहले कभी संगठन की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किया था। उसने पहले कभी प्रक्रियाओं को इतनी सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी थी। उसने खुद से धीरे से पुष्टि की, हाँ, ये ठीक वैसा ही दिख रहा था। फिर वो आगे झुकी, अपना सिर हाथ में टिकाया और पूछा कि क्या उसने हालिया परीक्षण में किसी उम्मीदवार को चुनने से सचमुच इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि अगर उनमें से किसी को चोट लगी तो उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उसकी आवाज में एक ऐसा लहजा था जो नाराजगी और अविश्वास के बीच नाच रहा था। जूलियन मुस्कुराया और उसी गुस्सा दिलाने वाली लापरवाही के साथ स्वीकार किया कि यह आंशिक रूप से उस चिंता के कारण था और आंशिक रूप से इसलिए कि जो लोग इस तरह के त्रुटिपूर्ण परीक्षण को पास करने में कामयाब रहे होंगे वे वैसे भी पूरी तरह से बेकार होते। कमांडर शांत हो गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। जूलियन ने जोर दिया। उसने कहा कि सामान्य दर्जे से शटाइज के नाम को बदनाम करना अपमान होगा। आखिरकार क्या वे शाही परिवार का ही विस्तार नहीं थे? जैसे ही शाही परिवार का जिक्र आया, कमांडर भड़क उठी। उसने तुरंत उसे बीच में रोक दिया, कहा कि वो समझ गई। उसने इसे 2 बार दोहराया, मानो बातचीत को और आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो। हताशा में कराहते हुए उसने कहा कि जब भी शाही परिवार का विषय आता है, जूलियन के पास हमेशा और भी बहुत कुछ कहने को होता है। फिर अपना संयम वापस पाते हुए उसने घोषणा की कि वो प्रस्ताव को परिषद के सामने पेश करेगी। हालांकि उसने ये भी जोड़ा कि वो मंजूरी मिलने की गारंटी नहीं दे सकती। जूलियन थोड़ा झुका, औपचारिकता के संकेत के रूप में अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसने उसे धन्यवाद दिया और घोषणा की कि वो विदा लेगा। वो जाने के लिए मुड़ा, कमांडर ने अचानक पुकारा और उसे रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने सुना है कि शाही सचिवालय से एक पत्र आया है। उसने बताया कि वो उसके दफ्तर के पते पर आया है और उसे जाकर देखने के लिए कहा। जूलियन रुका, फिर मुस्कान के साथ पीछे देखा और उसकी बातों को स्वीकार किया। बिना एक और शब्द कहे वो कमरे से निकल गया। कमांडर उसे जाते हुए देखती रही। उसकी निगाहें उसके ओझल होने तक उसका पीछा करती रहीं। फिर उसने एक बार फिर पत्र की ओर देखा। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, किसी भी दुर्घटना के लिए शटाइज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट्स और 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा।